गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम इन सोशल साइंस क्लास। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे कुछ इवेंट्स 1830 की क्रांति में से कि जो 1830 की क्रांति थी और इसके अलावा जो यूरोप के अंदर रूमानीवाद था, दार्शनिकों द्वारा ये कदम उठाया गया था कि जितनी भी संस्कृति हैं, भाषाएं हैं, लोकगीत हैं, लोक नृत्य हैं, अगर इनको भी समाज के सामने लाया जाए तो लोगों के अंदर अपनेपन की भावना आ सकती है। क्योंकि जब भी हम कोई देशभक्ति के तराने, कोई गीत गाते हैं या अपने इतिहास को दोहराते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होता है। तो दार्शनिकों ने भी ऐसा ही एफर्ट्स किया। उन्होंने जो पुरानी संस्कृति थी उसकी जो वैल्यूज़ थे, मॉरल वैल्यूज़ जो थे, लोकगीत, लोक नृत्य, इन सबको कलेक्ट किया और आम बोलचाल की भाषा में उसको लोगों तक पहुंचाया। लोगों के अंदर जो है एक फीलिंग आई कि वो जिस क्षेत्रफल में, जिस एरिया में रहते हैं वो उनकी एक प्राकृतिक इकाई है, उसके ऊपर उनको गुलामों की ज़िंदगी कोई भी जो है मजबूर नहीं कर सकता जीने के लिए। तो ऐसी जो विचारधारा थी उसको बदलने में दार्शनिकों ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। इसी से नेक्स्ट जो टॉपिक रिलेटेड है बेटा कि 1830 में जैसे ही फ्रांस के अंदर क्रांति होती है, फ्रांस का राजा था बूर्बो वंश का चार्ल्स दशम, जिसे रूढ़िवादी सरकारों ने नेपोलियन को हराने के बाद गद्दी पर बिठाया था। वो भी असफल रहा क्योंकि जो उस वक्त फ्रांस के जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनकी समस्याओं को सोल्व नहीं कर पाया और उदारवादियों ने उसको जो है उसकी गद्दी से हटा दिया और उसकी जगह पे जो इंचार्ज बना, जो राजा कह सकते हैं, लुई फिलिप, उसको इंचार्ज बना दिया। लेकिन वो भी समस्याओं को जो है हल नहीं कर सका। बेरोजगारी थी, भूखमरी थी, तो जिससे जो आम विद्रोह थे होने लग गए और उसको भी मजबूरन जो है अपनी गद्दी को छोड़ना पड़ा। तो ये घटना जो है इसे नेक्स्ट पढ़ेंगे। पहले देखते हैं कि जब वो चार्ल्स दशम ने फ्रांस की गद्दी को छोड़ा तो उस वक्त लोगों को क्या समस्याएं फेस करनी पड़ रही थी। तो 1830 ईस्वी में जैसे ही चार्ल्स दशम ने गद्दी को त्यागा तो उस वक्त यूरोप के अंदर और फ्रांस के अंदर बहुत सारी समस्याएं थी लोगों के सामने, क्योंकि जनसंख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही थी और जनसंख्या वृद्धि से जो रोज़गार था वो कम था और रोज़गार चाहने वालों की जो संख्या थी वो अधिक थी। तो लोगों को मजबूर होकर क्या करना पड़ा, जो गांव के लोग थे, क्योंकि गांव के अंदर मौसमी काम होता है, तो उनको सरवाइव करने के लिए क्या करना पड़ा, गांव को छोड़कर शहर की तरफ जाना पड़ा। और जैसे ही जो गांव की आबादी थी शहर की ओर बढ़ी तो शहर में क्या हो गया, जनसंख्या बढ़ गई, क्योंकि शहर में ऑटोमेटिकली पहले ही बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं और जब काम की तलाश में जो मज़दूर हैं या ग्रामीण लोग हैं तो शहर में आकर बस जाते हैं, तो उनको बस्तियों में रहना पड़ता है। वो खुली जो सराउंडिंग है उनकी उसमें नहीं रहते, उनको मजबूरन एक ही जगह पर कंसंट्रेटेड होना पड़ता है, जिसकी वजह से ज़्यादा लोग और कम जगह की वजह से वो बस्तियाँ बन जाती हैं और वो गंदगी भरी इलाके में वो रहते हैं। मजबूरी है उनकी, क्योंकि वो गांव छोड़कर शहर में आ गए हैं। और शहरों में भी और पहले से बहुत ज़्यादा समस्याएं थी। जो छोटे उत्पादक थे, लघु उत्पादक क्या होता है, जो छोटे घरों के अंदर काम करते हैं लोग, हथकरघा उद्योग हो गए, हैंडलूम्स हो गए, या छोटे मोटे जो उत्पादक होते हैं, किसी भी चीज़ का उत्पादन करते हैं, उन लोगों को भी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। क्योंकि इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति आई थी उससे क्या हुआ कि मशीनों से बना माल जो है बाज़ारों में आ गया। क्योंकि मशीनों से बना माल जो है, कोई भी चीज़ हम मशीनी तैयार करते हैं तो उसकी सफाई ज़्यादा होती है और कम समय में वो तैयार हो जाती है। तो जो बाहर से आयातित चीज़ें थी मशीनों से बनी हुई, वो बाज़ारों में आ गई और उसकी वजह से जो छोटे उत्पादक थे उनको बड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी, कंपटीशन। क्योंकि अगर उन्होंने भी बाज़ार में सर्वाइव करना है, उनसे बनी हुई जो चीज़ें हैं लोग खरीदे, उसकी डिमांड रहे, तो उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा। क्योंकि जो बाज़ार के अंदर
उपभोक्ता हैं उनको वही चीज़, मशीनी जो चीज़ है वो सस्ती भी मिल रही है और उसकी फिनिशिंग भी है, तो लोग किसकी मांग करेंगे? जो मशीनों से बनी चीज़ें थी। तो हमारे इंडिया में भी उस वक्त यही हालात थे बाज़ारों के, क्योंकि जो हमारे घरेलू उद्योग धंधे थे वो इंग्लैंड की मशीनों की वजह से घरेलू जो उत्पादक थे वो बेरोज़गार हो गए थे। तो ये समस्या हमारे देश में भी आ रही थी। तो ऐसी समस्या यूरोप के अंदर भी आ रही थी, क्योंकि यूरोप में हर जगह पर इंग्लैंड से बनी चीज़ें, जो मशीनों की बनी चीज़ें हैं, वो बाज़ार में आ चुकी थी और उनकी लोग ज़्यादा जो है डिमांड कर रहे थे। तो उसकी तुलना में क्या हुआ, जो घरेलू लघु उत्पादक थे वो बेरोज़गार हो गए। और महाद्वीप में जब वो कपड़ा उद्योग के अंदर उनको कंपटीशन करना पड़ रहा था, प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था, तो धीरे धीरे जो उत्पादक थे वो ख़त्म होते जा रहे थे, बेरोज़गार हो गए थे। मजबूरन उनको क्या करना पड़ा, जो भी उनका माल था उसको कम कीमत पर बेचना पड़ा। बेरोज़गारी आ गई, गरीबी आ गई और वो बेचारे अपने उद्योग को चलाने के लिए क्या करने लग गए, लोन लेने लग गए, जिसकी वजह से उनके ऊपर ऋण बढ़ता गया। तो धीरे धीरे जो उनकी व्यवस्था थी, जो उत्पादन की व्यवस्था थी, वो ख़त्म होती जा रही थी और वो दरिद्रता और असंतोष की लाइफ जो है वो जीनी उन्होंने शुरू कर दी थी। इस जो लघु उत्पादन थे वो घरों में छोटे कारखानों के रूप में आते थे, मशीनीकृत था, लेकिन कुलीन वर्ग अब भी सत्ता में था। अब ये हर जगह पर ऐसी सिचुएशन नहीं थी। जहाँ पर मशीनों से काम हो रहा है तो वहाँ लघु उद्योग धंधे ख़त्म हो गए। अब जहाँ पर कुलीन वर्ग है, सामंतवाद है, बड़े जमींदार हैं, उन्होंने क्या किया, जो छोटे मोटे कृषक थे वो उनकी जो है टैक्स के नीचे ही दबते जा रहे थे। जो इतने सारे शुल्क लेते थे, वो टैक्स लेते थे, उसके बोझ के तले ही दबे जा रहे थे। यानी कृषक का भी बुरा हाल हो गया, लघु उत्पादकों का भी बुरा हाल हो गया। अब जब कृषक जो है वो बोझ तले दबे हैं, फसल अच्छे से नहीं हो रही है, किसी साल जब ज़्यादा सर्दी हो जाती थी, फसल ख़राब हो जाती थी, तो क्या होता था, जो वस्तु के जो दाम थे वो बढ़ जाते थे, ठीक है, और जो कृषक थे उनको टैक्स ज़्यादा देना पड़ता था। अब टैक्स में ही सारा जो है उनकी पैदावार निकल जाती थी, तो उन लोगों के अंदर जो कृषक वर्ग था उसमें भी गरीबी फैल गई थी। तो 1848 में एक उदाहरण इसमें दिया गया है, एग्ज़ाम्पल से समझते हैं कि ऐसा ही एक वर्ष था जिसमें बहुत ज़्यादा फसलें ख़राब हो गई, खाने पीने की कमी हो गई, बेरोज़गारी फैल गई, लोग बेरोज़गारी की वजह से सड़कों पर उतर गए और उन्होंने अपने शासकों के विरुद्ध जो है विरोध करने लग गए। लुई फिलिप को फिर मजबूरन क्या किया, जो फ्रांस का शासक था, उसको भागने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि जितने भी थर्ड स्टेट के लोग थे वो विरोध करने लग गए थे लुई फिलिप का, क्योंकि ये बेरोज़गारी की समस्या को हल नहीं कर पा रहे थे। तो राष्ट्रीय सभा ने क्या किया, जब लुई फिलिप छोड़कर भाग गया तो फ्रांस के अंदर गणतंत्र, यानी कि 1848 के बाद फाइनली फ्रांस के अंदर क्या आ गया, गणतंत्र। और सभा ने क्या घोषित किया कि सभी जो 21 वर्ष के ऊपर लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार दे दिया। काम के अधिकार की गारंटी दी गई कि सबको रोज़गार उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसकी वजह से कारखाने स्थापित होंगे ताकि लोगों को आसानी से काम मिल सके। यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है सिलेसियल का। सिलेसिया में क्या था, एक जगह है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बुनकर हैं। बुनकर कौन होते हैं, जो हाथों से कपड़ा बुनते हैं। अब उनकी यहाँ पर सिचुएशन बताई हुई है कि जब मशीनों से बना माल बाज़ार में आ गया तो उन बुनकरों ने, जिन्होंने ठेकेदारों से एडवांस में पैसा ले रखा था कच्चे माल के लिए, उनकी हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी थी। तो यहाँ पर जो घटना है ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आता है ये सिलेसिया में। यहाँ पर देखो चर्चा करें में क्वेश्चन भी दिया हुआ है, सिलेसिया बुनकरों के विद्रोह के कारण का वर्णन करें, पत्रकार के नज़रिए पर टिप्पणी करें। तो इसको देखो बेटे, ये क्वेश्चन ही है बेटा। तो यहाँ पर क्या डिस्कशन की हुई है, सिलेसिया में 1845 ईस्वी में क्या हुआ, ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया बुनकरों ने। ठेकेदार क्या करते थे, कच्चा माल देकर उनसे तैयार करवाते थे कपड़ा, परंतु उसके दाम बहुत कम देते थे। यानी जो कच्चा माल था
उसको लेने के लिए भी बुनकरों को उधार लेना पड़ता था, और जब चीज़ तैयार हो जाती थी तो वो तैयार हुआ जो कपड़ा था उसके दाम बहुत कम देते थे ठेकेदार। अब ये जो बुनकर थे ये भी मजबूर थे, क्योंकि इन्होंने ठेकेदारों से क्या ले रखा होता था, लोन, पैसा ले रखा था, एडवांस पेशगी ली होती थी, और उनको मजबूरन अपना माल जो है उसी ठेकेदार को बेचना पड़ता था। अब ठेकेदार क्या करते थे, अपनी मनमानी करते थे। तो सिलेसिया में भी ठेकेदारों ने ऐसे किया कि उनको एडवांस में जो पैसा दिया और फिर उनसे जो बनी हुई चीज़ें थी उसको कम दाम पर ख़रीदा। ठीक है, तो दोनों साइडों में इन्होंने फ़ायदा उठाया। जो पैसे उधार दिए उस पर भी ब्याज लिया, और चीज़ें खरीद कर उसके भी कम कीमत दी और उसको महंगी कीमत पे बाज़ार में बेचा। तो यहाँ पर एक पत्रकार था विल्हेल्म वोल्फ, उसने सिलेसिया में एक घटना का वर्णन किया कि बुनकरों ने तंग आकर ठेकेदारों के विरुद्ध क्या कदम उठाए बेटा। तो उसने क्या लिखा कि गांव में जो सिलेसिया है 18,000 आबादी है, यानी 18,000 की आबादी वाला गांव है सिलेसिया। यहाँ पर क्या मुख्य व्यवसाय है, सूती कपड़ा बनाने का, यानी मिलें ज़्यादा थी वहाँ पर। श्रमिकों की हालत खस्ता है और काम के लिए बेताब लोगों का फ़ायदा उठाकर ठेकेदारों ने क्या किया, बनवाए जाने वाले माल की कीमत गिरा दी, यानी कि जो लोग कपड़ा बनाते थे उसको कम कीमत पर ख़रीदा। 4 जून को दोपहर 2 बजे बुनकरों की एक भीड़ अपने घरों से निकली और 2 कतारों में चलते हुए ठेकेदार की कोठी पे पहुंची। वे ज़्यादा मजदूरी की मांग कर रहे थे, और साथ में कभी घृणा का व्यवहार किया गया तो कभी धमकियां भी दी गई। इसके बाद वह भीड़ घर में ज़बरदस्ती घुस गई। खिड़कियां, फर्नीचर, चीनी मिट्टी की बनी नफीस चीज़ें तोड़ दी इन्होंने, क्योंकि भीड़ ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। इसी तरह जो दूसरी लाइन के लोग थे उन्होंने भंडार गृह में घुसकर कपड़े के भंडार को लूट लिया, तार तार कर दिया। अब ठेकेदार अपने परिवार के साथ पड़ोस के गांव में भाग गया। हालांकि ऐसे व्यक्ति को उस गांव ने शरण देने से इनकार कर दिया, और वह 24 घंटे बाद सेना को बुलाकर उसकी मदद से लौटा। और इसके बाद जो टकराव हुआ, 11 बुनकरों को गोली मार दी। यानी कि उन लोगों की सिचुएशन को बताया गया है जिनको प्रतिस्पर्धा फेस करनी पड़ रही थी। उनके बने माल की कीमत बहुत ही कम थी मशीनी माल से, और उनकी लागत ज़्यादा थी, जिस वजह से मजबूरन उनको विद्रोह करना पड़ा अपने ठेकेदारों के विरुद्ध। तो फ्रांस के अंदर ये सारी सिचुएशन चल रही थी। 1845 की बात कर रहे हैं, तो 1848 में क्रांति होती है, थर्ड रेवोल्यूशन फ्रांस की, और उसमें जो लुई फिलिप था उसको भी सत्ता से हटा दिया गया था, और पूरी तरह से फ्रांस के अंदर क्या बन गया था, गणतंत्र। तो नेक्स्ट है 1848, उदारवादियों की क्रांति। अब उदारवादियों ने जो स्टेप लिए, क्योंकि हमने बार बार पढ़ा है, हमें पता है कि फ्रांस के अंदर 3 क्रांतियाँ हुई थी। तो ये थर्ड रेवोल्यूशन है 1848 की, इसमें भी उदारवादियों ने ही बढ़ चढ़कर भाग लिया था। अब उदारवादी कौन है, मध्यम वर्ग के पढ़े लिखे लोग। 1830 में भी देखो जब रेवोल्यूशन होती है तो उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं उदारवादी। ठीक है, लेकिन 1830 से पहले की सिचुएशन किनके पास है, किनके कंट्रोल में थी, जो डिक्टेटर्स थे, तानाशाह राष्ट्र थे, जिन्होंने चारों ने नेपोलियन को हराया था। यहाँ अब चल रही है बात 1848 की। तो यहाँ पर भी उदारवादियों का जो है महत्वपूर्ण उन्होंने योगदान दिया है फ्रांस के अंदर। जब 1848 में यूरोप में गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी ऐसे हालात थे, किसान मजदूर दोनों मिलकर विद्रोह कर रहे थे, तब पढ़े लिखा जो फ्रांस का एक मध्यम वर्ग का तबका था वो क्रांति कर रहा था। 1848 ईस्वी की घटनाओं से राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी। राजा कौन था, अभी बार बार बोल रहे हैं, लुई फिलिप। जब सब लोग अगेंस्ट हो रहे हैं, विद्रोह हो रहा है, तो राजा को भागना पड़ा वहाँ से। 1848 में राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी, और उसके बाद उदारवादियों ने फ्रांस के अंदर किसकी घोषणा कर दी बेटा, गणतंत्र की। गणतंत्र में उन्होंने क्या किया, जो सभी लोग थे, ठीक है, उनको क्या दे दिया, सार्वभौमिक मताधिकार। अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि जो 21 एज थी और उससे ऊपर के सभी लोगों को राइट टू वोट मिल गया था,
और अभी तक जो यूरोप था, जो भुखमरी से, बेरोजगारी से परेशान था, उनके अंदर स्वतंत्र राष्ट्र का जो सपना था, अस्तित्व था, वो नहीं था। इनमें जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी ऐसे देश थे जहाँ पर अभी भी लोगों के अंदर राष्ट्र राज्य बनाने का विचार भी नहीं आया था, जबकि फ्रांस के अंदर गणतंत्र बहाल हो गया था बेटे, यानी गणतंत्र लागू कर दिया था। लेकिन ये अभी बेचारे जूझ रहे थे अपनी परेशानियों से। जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इन्होंने अभी इंडिपेंडेंट स्टेट बनना था, जबकि फ्रांस बन चुका था। इसमें क्या हुआ, उदारवादी मध्य वर्ग के स्त्री पुरुषों ने संविधानवाद की मांग की, राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़कर देखा गया। तो यहाँ के जो लोग थे जर्मनी, इटली के, जब 1848 में फ्रांस के अंदर क्रांति होती है, तो ये इन लोगों ने भी अपने शासकों के सामने ये मांग रखी कि संविधान बनाया जाए अपने देश के लिए, ठीक है। और एकीकरण की मांग से जो संविधान है भी, अगर संविधान बनता है तो तभी राष्ट्रीय एकीकरण हो सकता है पॉसिबल, क्योंकि ये जितने भी राष्ट्र हैं ये सभी गुलाम थे, कोई ना कोई राजा इनके ऊपर राज कर रहा था। तो इन्होंने कहा राष्ट्रीय एकीकरण तभी हो सकता है जब संविधान बनेगा। तो इन्होंने संविधान की मांग रखी, और ऐसे लोगों के अंदर जो असंतोष बढ़ रहा था उसका फ़ायदा किसने उठाया? उदारवादियों ने, क्योंकि लोग तो परेशान थे। अब उनको यही गाइड किया गया कि जो राजा है, जो शासक हैं, वो जिम्मेदार हैं, हमें संविधान लाना पड़ेगा, प्रेस की स्वतंत्रता जो है उसकी मांग करनी पड़ेगी, संगठन बनाना पड़ेगा, यानी कि अपनी यूनियंस बनानी पड़ेंगी, ठीक है। और ये सब किसके सिद्धांतों पर आधारित होगा? संसदीय सिद्धांतों पर। यानी कि ये जो मांगे हैं, देखो उदारवादियों की शुरू से ही मांगे हैं कि देश के लिए, राज्य के लिए क्या बने? संविधान बने, सभी को जो है वोट देने का अधिकार मिले, प्रेस की स्वतंत्रता हो, ठीक है, अपने आप को व्यक्ति अभिव्यक्त कर सके, यूनियन बनाने की, संगठन बनाने की आज़ादी मिले। तो ये मांगे जो हैं 1848 के बाद जो जर्मनी, इटली, पोलैंड, इन देशों में भी ये मांगों की जो है डिमांड जो थी ये शुरू हो गई मांगे। जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में फिर क्या हुआ, जो अब जर्मनी की यहाँ बात कर रहे हैं, फ्रांस की क्रांति से इन राज्यों पर क्या प्रभाव पड़ा उसका एक उदाहरण है जर्मन। तो जर्मन में भी बड़ी संख्या में क्या हुआ, राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट, ठीक है, शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली, अंडरलाइन करें इसको, सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया कि जर्मनी को यूनिफाई कर सकते हैं, क्योंकि 39 स्टेट्स में बांट रखा था और उसमें ऑस्ट्रिया और प्रशा सबसे स्ट्रॉन्ग थे, पावरफुल थे। अब ये जो पावरफुल है ना दोनों राष्ट्र, ये सोच रहे थे कि 39 जो स्टेट बनी हैं ये इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, इनको यूनिफाई किया जा सकता है फ्रांस से, इंग्लैंड से, रशिया से, जब हम अपनी मांगों को रखेंगे। तो उन्होंने क्या किया, एक जो है एक असेंबली बनाई, सर्व जर्मन नेशनल असेंबली, और क्या किया, 18 मई 1848 को इस सभा में कितने मेंबर जो है प्रतिनिधि शामिल हुए? 831। इन्होंने फ्रैंकफर्ट जो है संसद में क्या किया, अपना स्थान ग्रहण किया, यानी कि ये उस जो है मीटिंग में सभी लोग 831 लोग जो हैं शामिल हुए। और ये जो सभा थी ये चर्च, सेंट पॉल चर्च में हुई। इन्होंने क्या करना था, जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार करना था, और इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी जानी थी, यानी जो 831 39 स्टेट के प्रतिनिधि गए थे, उन लोगों ने कहा कि क्यों ना जो 39 स्टेट्स हैं उनको इकट्ठा करके उसका एक राजा बना दिया जाए, और वो राजा जो है संविधान के अनुसार काम करे। अब ऑस्ट्रिया प्रशा दोनों ही ताकतवर थे, वो नहीं चाहते थे कि किसी एक को पावर मिले, अंदर से वो सब इकट्ठे हुए, ठीक है, लेकिन अंदर से वो उनमें मतभेद था, क्योंकि सब चाहते थे कि ऑस्ट्रिया को अधिकार मिले, वहाँ का राजा बने, प्रशा चाहता था प्रशा का राजा बने। तो लेकिन अंकुश क्या होगा कि जो राजा बनेगा वो संसद के अकॉर्डिंग काम करेगा, यानी एक संसद बनाई जाएगी, एक पार्लियामेंट रहेगी, और जो 39 स्टेट्स हैं उसका एक हेड भी बना देंगे राजा,
और राजा जो है इन 39 स्टेट्स के ऊपर अपनी पावर को तभी यूज़ करेगा संसद से परमिशन लेके। लेकिन जब प्रतिनिधियों ने प्रशा के राजा फ्रेडरिक विल्हेल्म चतुर्थ, अंडरलाइन कर लें इसको, ये जो है आगे पढ़ेंगे जर्मनी के एकीकरण में, फ्रेडरिक विल्हेल्म चतुर्थ को जो है ये पेशकश की कि आप जो हैं जर्मनी का जो राजा बन जाएं, आपको संसद के अधीन रहना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, अस्वीकार कर दिया और बाकी राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। यानी कि यहाँ पर जो आम लोग थे, जो लीडर्स थे, वो चाहते थे उदारवादी कि संसद बने, राजा का राज रहे, क्योंकि उदारवादियों की यही सोच थी कि निरंकुश शासक रहे, राजा का राज रहे, लेकिन उसकी जो निरंकुशता है उस पर अंकुश लगाया जाए संविधान के द्वारा। अब ये प्रतिनिधि तो चाहते हैं, लेकिन जितने वहाँ पर कुलीन वर्ग के लोग थे, अब प्रतिनिधियों में आम लोग भी शामिल हैं, ठीक है, लेकिन वो क्या चाहते थे कि हम एक राजा सिलेक्ट कर लेते हैं और संसद के अधीन उसको रहना पड़ेगा। लेकिन जो बाकी शासक थे, जो राजा थे, ठीक है, बाकी छोटे छोटे प्रांतों के राजा थे, उनका साथ दिया फ्रेडरिक विल्हेल्म चतुर्थ ने, क्योंकि वो संसद के अधीन रहकर राजा नहीं बनना चाहता था। अब उन्होंने क्या किया, उन राजाओं का साथ दिया जो सभा के विरोधी थे। कुलीन वर्ग सेना का विरोध बढ़ गया और संसद का सामाजिक अधिकार कमज़ोर हो गया। यानी कि कुलीन वर्ग, सेना और जो राजा थे, ये तीनों तो एक साइड हो गए। उस सभा के जो 831 मेंबर थे, ये अगेंस्ट थे कि हम संसद के अधीन नहीं रहेंगे, संसद बनानी ही नहीं है, राजा जो है निरंकुश रहे। तो ये तीनों एक साइड में हो गए। तो जो मीटिंग बुलाने का उद्देश्य था, लक्ष्य था, या जो आधार था, वो कमज़ोर हो गया। क्योंकि मीटिंग किस लिए होनी थी, इसी चीज़ के लिए, डिमांड के लिए कि संसद हो, लोगों को राइट मिले, राइट टू वोट मिले, प्रेस की फ्रीडम हो। तो जब ये एक्सेप्ट ही नहीं किया, ये तीन कैटेगरी अलग हो गई, सेना, कुलीन और जो राजा थे, तब क्या हुआ, जो मीटिंग बुलाने का लक्ष्य था वो जो है कमज़ोर हो गया। संसद में मध्यम वर्गों का प्रभाव अधिक था। अब संसद में जो पढ़े लिखे उदारवादी थे उनका प्रभाव अधिक था, लेकिन मजदूरों और कारीगरों की मांग का विरोध किया, जिससे उनका समर्थन खो बैठे। अब यहाँ पर उदारवादी अगर निष्पक्ष होते, लोकतांत्रिक विचारधारा के होते, तो वो मजदूरों और कारीगरों, जिनकी परेशानियाँ पहले बनी हुई थी, बेरोजगार थे ये लोग, जो मजदूर थे, कारीगर थे, कृषक थे, उनके बारे में इन्होंने कुछ मंथन नहीं किया, कुछ विचार नहीं किया उनकी मांगों का, बल्कि विरोध किया। तो ये जो कैटेगरी के लोग थे, अब तीन तो पहले अलग थे, कुलीन, राजा, सेना अलग थी। अब मध्यम वर्ग के साथ ये लोग मिल जाते, जो कृषक थे, मजदूर थे, कारीगर थे, लेकिन इनकी मांगों को इन्होंने अनदेखा कर दिया, तो इनका विश्वास भी खो बैठे। तो उदारवादी जो है सफल नहीं हुए। आखिरकार क्या हुआ, सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली भंग होने पर मजबूर हो गई। उदारवादी आंदोलन के अंदर जो महिलाएं थी, इन्होंने भी बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया था अपने अधिकारों के लिए। जितने भी राजनीतिक कार्य होते थे उनके अंदर ये पूरी तरह से पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन महिलाओं की पार्टिसिपेशन से उनको कभी भी सक्रिय नागरिक का दर्जा नहीं मिला, यानी इनको राइट टू वोट नहीं मिला, राजनीति में कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिला, ठीक है। लेकिन फिर भी महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किए और राजनीतिक जो बैठकें, मीटिंग्स होती थी, जहाँ जो प्रदर्शन होते थे, उनमें ये बढ़ चढ़ कर भाग लेती थी। इसके बावजूद उन्हें असेंबली के चुनाव के दौरान, ये नारीवाद जो है बेटे, ये नोट करना है आपने, ये इम्पोर्टेंट वर्ड है। नारीवाद क्या होता है, इसमें जो स्त्री पुरुष हैं बराबर अधिकारों की मांग करते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, कि बराबर उनको अधिकार मिले। हाँ जी, नेक्स्ट है, महिलाओं ने पूरे प्रयास किए कि राजनीति में उनको महत्वपूर्ण स्थान मिले, मताधिकार मिले, लेकिन उनको नहीं मिला। जब सेंट पॉल चर्च में भी फ्रैंकफर्ट संसद हो रही थी, तब महिलाएं जो थी वो एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं था उनका कि वो चर्चा में भाग लेती, वो सिर्फ एक दर्शक के रूम में पीछे खड़ी होकर देख रही थी बेटा। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय।